दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते जा रहे थे। पतापंदी और अहमद अपंदी वापस उम्रे से आ गए थे। नोपल का मुरझाया चेहरा दोनों को बहुत परेशान कर गया था। हमेशा हंसते मुस्कुराने वाला नोपल एकदम से चुप रहने लगा था। एपत बेगम और अहमद अफंदी को नोपल की उदासी दुख दे रही थी। बहुत पूछने के बाद भी नोपल ने उदासी की वजह नहीं बताई थी। नोपल ने रमेश को दिल से लगा लिया था। मुरझाया सा चेहरा, बेकरा सा वजूद, उसका हुलिया ही उसकी उदासी की वजह बयान कर रहा था। एपत बेगम और अहमद साहब को अपने बेटे का ऐसा हुलिया देखकर एक पल को लगा था जैसे उसे मोहब्बत में नाकामी मिली हो। उसका हुलिया ही बता रहा था जैसे वो कोई नाकाम आशिक हो। लेकिन उन्होंने इस सोच को जल्द ही झटक दिया, क्योंकि नोपल का रोग दिल पालना तो दूर, वो तो इश्क और मोहब्बत जैसी चीज़ों से कोसों दूर रहता था। नोपल अब सारा दिन अपने कमरे में ही बंद रहता। आंखों के नीचे पड़ने वाले हल्के और लाल होती आंखें उसकी रात भर जागने की मुंह बोलती गवाही दे रही थी। नायाब ने उस दिन के बाद से नोपल को नहीं देखा था। नोपल अब अपनी क्लास में ही सिमट कर रह गया था। कैंटीन या नायाब की क्लास की तरफ अब वो पटकता भी नहीं था। छुट्टी होने के बाद भी वो बिना ताखीर किए घर के लिए निकल जाता था, क्योंकि वो अब नायाब का सामना करने से डरने लगा था कि कहीं नायाब को देखकर वो खुद पर किया ज़बत ना तोड़ दे। वो हमेशा से ऐसा ही तो था। वो रिश्तों में ज़ोर ज़बरदस्ती का कायल नहीं था, और ना ही वो भीख में मिली मोहब्बत का कायल था। नायाब का रिश्ता के लिए हाँ करना ही उसे ये बात समझा गया था कि उसने कभी उससे मोहब्बत ही नहीं की थी। शायद वो ही उससे एक तरफा मोहब्बत कर बैठा था। अब वो नायाब को मज़ीद तंग नहीं करना चाहता था। अपनी अना को एक साइड करते वो पहले ही नायाब से सारे मोहब्बत कर चुका था, और वो उसके रास्ते में मज़ीद कोई रुकावट नहीं डालना चाहता था। नोपल यार, कैंटीन चलना। जुनैद ने नोपल के मुरझाए चेहरे को देखते हुए नोपल से कहा। नहीं यार, तू जा, मेरा दिल नहीं कर रहा। नोपल ने अपने हाथों की लकीरों को गौर से देखते हुए कहा। यार प्लीज़ नोपल, दुनिया में इसके अलावा और भी लड़कियां हैं, और मेरा शहज़ादा इतना खूबसूरत है, उससे तो कोई भी। जुनैद ने फ़ख्र से कहते नोपल के कंधे पर तबकी देते हुए कहा। शट अप जुनैद, मोहब्बत कोई मजाक नहीं, ये कोई चीज़ है कि ये ना मिली तो दूसरी खरीद लो। मैंने उससे इश्क किया है, कोई मजाक नहीं। अगर वो नहीं तो कोई और नहीं, समझा तू? वो नहीं तो कोई और नहीं। नोपल को जुनैद की बात सुनकर गुस्सा आ गया। जब भी वो जुनैद पर पट पड़ा था, वो दोनों हाथों से जुनैद के गिरबान को झंझोड़े, आंखों में बेतहाशा गुस्सा लिए जुनैद पर दौड़ा था। जुनैद को उस वक्त कोई जुनूनी इंसान लगा था। जुनैद को उससे डर सा लग रहा था, और साथ उसकी इस हालत पर उसे तरस भी आया था। मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, पर मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। तू वापस से ठीक हो जाना यार। देख, तेरा जुनैद तेरे बगैर बिल्कुल अकेला पड़ गया है। जुनैद की आंखों में नोपल की हालत को देखकर आंसू आ गए थे। वो नोपल के मुरझाए हुए चेहरे को हाथों में लिए बोल रहा था। जुनैद यार मैं क्या करूं यार, बहुत दर्द होता है यार, मैं क्या करूं। उसने कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं की, और मैंने तो उससे इश्क किया था, और अब ये दर्द इश्क में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है यार जैसे मैं या तो पागल हो जाऊंगा या मर जाऊंगा। नोपल जुनैद के गले लगकर आज अपने दिल में छुपे हर दर्द को उस पर वाज़ेह कर चुका था। वो बिलक बिलक कर कोई बच्चे की तरह रो दिया था। चिपट कर चौड़े सीने वाला खूबसूरत शख्सियत का मालिक वो शख्स अब बच्चों जैसा बिलक बिलक कर रो पड़ा था। वाकई मोहब्बत इंसान को किस कदर कमज़ोर बना देती है। हमेशा अपनी अना में रहने वाला बुलंद हिम्मत व हौसले का मालिक नोपल आज मोहब्बत के हाथों एक मासूम बच्चा बन गया था। बस कर दे नोपल, प्लीज़ यार, ना रो यार। तो उसको बोलने की कोशिश कर मेरे भाई, वो अब तेरी नहीं है, अगले महीने उसकी शादी है। मेरी जान खुद को पोपा पोपो के खातिर ही संभाल ले यार, उनका तेरे अलावा कोई नहीं। जुनैद की रो रो कर हिचकियाँ सी बांध गई। वो बड़ी मुश्किल से नोपल को समझाते हुए बोल रहा था। यार मैं क्या करूं, बोलना मेरे बस की बात नहीं। अब बस तू दुआ करना कि इश्क मुझे अपनी गुलामी से आज़ाद कर दे। नोपल बड़ी मुश्किल से बोलता एक बार फिर से रो पड़ा था। जुनैद को आज कहीं से भी पुराना नोपल ना लगा था, जो उसको हमेशा पछाड़ देता था। यार सब्र कर, देखना इंशाल्लाह मेरा मालिक सब ठीक कर देगा। वो ही तो हर चीज़ पर कादिर है। बस तू दुआ मांग और अपना फैसला उस रब पर छोड़ दे। बेशक वो बेहतर फैसला करने वाला है। नोबल को जुनैद की भी तसल्ली से कुछ इत्मीनान सा हुआ था। वाकई अब उसके पास दुआ के अलावा और कोई रास्ता भी तो न बचा था। वो अब अपने दिल का सारा दर्द जुनैद पर वाज़ेह करके पुरसकून होता। अब कैंटीन की जानिब चल पड़ा था। वो हस्बे मामूल कैंटीन में खामोशी से महविश के साथ बैठी थी। जब जुनैद और नोबल कैंटीन में साथ दाखिल हुए, महविश ने गौर किया था जुनैद काफ़ी दिन से अब उसको तंग नहीं कर रहा था। वो कुछ दिन से बिल्कुल संजीदा दिखाई दे रहा था। महविश को जुनैद का ये रूप तड़पा सा गया था। उसे तो वही हंसता मुस्कुराता शरारती सा जुनैद पसंद था। चले महविश सामने बैठे जुनैद के संजीदा चेहरे को देखने में महू थी। जब नायाब ने चलने के लिए कहा, वो दोनों जाने के लिए खड़े हुए थे। नायाब ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उसकी रूह काम सी गई। मुरझाया चेहरा, बुरे बाल बिखरे हुए,
आंखों पर आई सूजन नोबल का उजड़ा हुआ सा रूप उसको तड़पा सा किया था। वो तो कभी ऐसा न था, चेहरे से ही वो बरसों से बीमार लग रहा था और वाकई मरीज एक ही तो था। नोबल का भी यहाँ दिल नहीं लग रहा, वो भी अब जुनैद को वापस चलने का कहकर खड़ा हो गया था। वो जैसे ही मुड़ा नायाब को खुद को तकते हुए पाया। नायाब की आंखों में खुद के लिए तरस, बेचारगी, हमदर्दी जैसे जज्बात देखकर वो तड़प उठा था। उसने एक झटके से मुंह मोड़ा और तेजी से कैंटीन से निकल गया। नायाब को नोबल का इस तरह मुंह मोड़ना आज फिर से दुख दे गया। मतलब वो भी अब उसकी महरूमी की वजह से मोहब्बत दूर अब उससे नफरत करने लगा था। नायाब को दिल में हल्का सा दर्द महसूस हुआ था। अपनी नम पड़ती आंखों को मसले वो भी अब महविश के साथ कैंटीन से निकल गई थी। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को उम्र की बहुत बहुत मुबारक हो। शकीला बेगम और इब्रार साहब एक साथ सोफे पर बैठे हुए इब्बत बेगम और अहमद साहब से बोले, बस अल्लाह का करम, उसने हमको इस काबिल समझा और अपने दर पर बुलाया। अहमद साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नोबल नजर नहीं आ रहा। इब्रार साहब ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते हुए कहा, नोबल जो न जाने कितने ही दिन बाद आज अपने कमरे से जुनैद के घर जाने के लिए बाहर निकला था। इब्रार साहब को लॉन्ज में बैठे देखते हुए वहां गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? नोबल ने चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट सजाए धीमी आवाज में सोफे पर बैठते हुए कहा। इब्रार साहब को भी नोबल का उजड़ा होलिया देखकर अजीब सा लगा था। ये बस अल्लाह का करम है, इब्रार साहब ने ऊपर हाथ उठाते हुए कहा। असल में हम आप लोगों को कार्ड देने आए थे, अगले महीने हमारी बेटी की शादी है। शकीला बेगम ने मानो दोनों पर बम फोड़ दिया था। दोनों को ये सुनकर बहुत दुख हुआ था। वो जो नायाब को अपनी बहू बनाना चाहते थे, अब वो वजाहत साहब के घर की बहू बनने जा रही थी। प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइएगा। और हाँ नोबल बेटा, आपने भी आना है, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। इब्रार साहब ने जाते हुए नोबल से कहा। इंशाल्लाह अंकल, मैं ज़रूर आने की कोशिश करूंगा। नोबल भी अब अपनी जगह से खड़े होते इब्रार साहब से हाथ मिलाते हुए बोला। इब्रार साहब और शकीला बेगम दोनों वहाँ से जा चुके थे। वो अपने कमरे में वापस आ गया था, जबकि अहमद साहब और इब्बत बेगम कार्ड को अफसरदगी से पढ़ते हुए वही लाउंज में बैठ गए थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। नायाब की मर्जी को मद्देनजर रखते हुए फजूल रस्म में मेहंदी मायो नहीं की गई थी। लाल खूबसूरत से जोड़े में मलबूस मेहंदी से भरे हुए हाथ और इस पर निफासत से किया गया श्रृंगार उसको और भी हसीन बना गया था। हर तरफ खुशियों भरा माहौल। अपने माँ बाप का हंसता मुस्कुराता चेहरा उसको उनमें से कुछ भी खुशी नहीं दे रहा था। आज अजीब सी उदासी ने उसके दिल में डेरा सा जमा लिया था। नोबल को महविश के जरिए नायाब की शादी का मालूम चला था। वो भी आज बहुत कर्ब में मुब्तला था, लेकिन इब्रार साहब के इतने मान से बुलाए जाने पर उसे मजबूरन आज शादी में आना पड़ा। उसका यहाँ पर आने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, पर इब्रार साहब की अपनाइयत और मोहब्बत उसको यहाँ खींच लाई थी। इब्रार साहब को भी नोबल के आने पर बहुत खुशी हुई थी। इस्लामाबाद से इब्रार साहब के सब घर वाले भी अब आ चुके थे। नूरा बेगम और अहमद साहब इब्रार साहब के वालिदैन एक महीने पहले ही से कराची इब्रार साहब के घर आ गए थे। फहद, निदा, सनी और आयमा चारों का भी सादगी से 1 साल पहले निकाह कर दिया गया था। वो चारों एक साथ बैठे बहुत खुश नजर आ रहे थे, जबकि एक कोने पर अकेली गुमसुम सी बेटी रिदा आज भी रोज की तरह अपने नसीब पर अफसरदा सी दिखाई दे रही थी। तीखे नकूश सावली मगर पुरकशिश शक्ल सूरत हमेशा खुद पर गुरूर सजाए रखने वाली रिदा आज बेबसी और लाचारगी की तस्वीर बनी बैठी थी। निकाह की रस्म अब शुरू हो चुकी थी। नायाब ब्राइडल रूम में महविश जैतून खातून इब्बत बेगम अपनी माँ और दादी के हमरा बैठी थी। स्टेज पर दुल्हा बने जवार मलिक, वजाहत, इब्रार साहब और अहमद अपंदी अब काजी साहब के इंतजार में बैठे थे। इब्रार साहब के वालिद अब सामने से काजी साहब के हमरा स्टेज तक आ रहे थे। इब्रार साहब नायाब की तरफ से, आप किसी को वकील बना ले, फिर यहीं पर ही वकील की मौजूदगी उसका निकाह भी करवा दिया जाएगा और आप जाकर उसके दस्तखत पेपर्स पर करवा लेना। वैसे भी वो सुन नहीं सकती, इसलिए उसकी तरफ से वकील का होना ज़रूरी है। काजी साहब ने इब्रार साहब से कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? जवार जो काफ़ी देर से चुप बैठा था, काजी साहब की बात सुनकर अब चीख पड़ा था। डैड, ये सब क्या है? क्या मतलब वो लड़की बहरी है? अब जवार वजाहत मलिक की तरफ देखते हुए गुस्से भरे लहजे में बोला, वो हाँ बेटा, वो बच्ची सुन नहीं सकती। डैड, आपने मेरी ज़िंदगी को क्या मजाक समझा है? मैं कैसे एक ऐसी लड़की को अपनी बीवी बना लूँ जो सुन नहीं सकती? डैड, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जवार गुस्से से बोलता वहाँ से चला गया। जवार बेटा रुको। वजाहत मलिक अपने बेटे को रोकने की कोशिश करते हुए चीखते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो। इब्रार, मुझे नहीं मालूम था कि जवार ये सुनकर ऐसा रिएक्ट करेगा। वजाहत मलिक इब्रार साहब के सामने हाथ जोड़े पशेमानी से खड़े थे। इब्रार साहब पर तो जैसे एकदम बहुत सारे पहाड़ एक साथ टूट गए।
انہیں لگا جیسے ان کا دل درد سے ابھی پڑ جائے گا۔ وجاہت ملک بھی اب اپنے بیٹے کے پیچھے چلے گئے تھے۔ بارات واپس جا چکی تھی۔ ابرار یار کیا ہوا؟ پانی لاؤ جلدی۔ احمد اپن ابرار صاحب کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر چیخے تھے۔ ابرار صاحب دل کو پکڑے صوفے پر ایک جھٹکے سے گئے تھے۔ کیا جواب دوں گا؟ کیسے سامنا کروں گا؟ احمد کتنی مشکل سے اس نے خود کو جوڑا تھا۔ اب ایک اور حادثہ، شاید وہ برداشت ہی نہ کر پائے گی۔ میری بچی نایاب، ابرار صاحب درد بھرے لہجے میں بول کر اب پوٹ پوٹ کر رو دیے تھے۔ احمد صاحب کو ابرار صاحب کا یوں رونا تکلیف دے گیا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، ابرار نایاب کی شادی آج ہی ہوگی۔ احمد صاحب نے ابرار صاحب کی پشت سہلاتے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نایاب کو بھی اب بارات واپس جانے کا پتہ چل چکا تھا۔ شادی والے گھر میں یکدم ماتم جیسا سما ہو گیا تھا۔ عفت بیگم گلے لگی روتی ہوئی شکیلہ بیگم کو سنبھال رہی تھی۔ مہوش بھی نایاب کو گلے لگائے تسلی دے رہی تھی، پر اسے تو جیسے چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی، ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے نہ نکلا تھا۔ عفت بیگم نے نایاب اور شکیلہ بیگم کی بگڑتی حالت کو دیکھ کر جلد ہی ایک فیصلہ لیا، اور اب وہ احمد صاحب سے بات کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ وہ جو اپنے ہی غم کا سوگ منائے دنیا جہاں سے بے فکر بیٹھا تھا۔ نوفل بیٹا، کیا تم میری آج ایک بات مانو گے؟ احمد صاحب کی غمگین آواز سے اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ آپ مجھے بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ نوفل نے ایک نظر احمد صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، جن کے چہرے پر پریشانی اور اداسی کے ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ نوفل، آج اگر تمہارا باپ تم سے کچھ مانگے گا تو کیا تم وہ دو گے؟ احمد صاحب نے بڑے مان بھرے لہجے میں اپنے بیٹے سے کہا۔ ڈیڈ، میری تو جان بھی آپ کی ہی ہے، آپ حکم کریں۔ نوفل نے اپنے باپ کو کندھوں سے تھامتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ابرار کی بیٹی کو اپنا لو، اس معصوم بچی کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لو۔ اس بچی کو لوگوں کی سوالیہ نظریں مار ڈالے گی۔ احمد اپنی روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بول رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے؟ نوفل پلیز، یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا، پلیز میرا مان رکھ لو۔ اس بچی کو بدنامی سے بچا لو، اسے اپنا لو۔ احمد صاحب اب بھی روتے ہوئے بول رہے تھے۔ نوفل تو عشق میں شرک کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، پر احمد صاحب کے جوڑے ہوئے ہاتھ اسے مجبور کر گئے تھے۔ نکاح ہو گیا تھا۔ نوفل نایاب کا نام سن کر تھوڑا چونکا ضرور تھا، پر پھر اس نے سوچا نایاب نام تو نہ جانے اور بھی کتنی لڑکیوں کا ہوگا، اور پھر وہی نایاب کا ابرار صاحب کی بیٹی نکلنا، اتنا اتفاق کیا ممکن تھا؟ نایاب بھی نوفل کا نام نکاح نامے پر دیکھ کر چونک گئی تھی، لیکن وہ اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ چاروں اب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ احمد صاحب نے سنبھالی تھی اور نوفل ان کے بارے میں خاموشی سے بیٹھا تھا۔ نایاب پچھلی سیٹ پر عفت بیگم کے ہمراہ بیٹھی تھی۔ گاڑی چل پڑی تھی۔ نایاب نے ایک نظر سامنے بیٹھے شخص کی پشت کو دیکھا، جو سیٹ سے گردن ٹکائے اب شاید آنکھیں بند کر گیا تھا۔ عفت بیگم اور احمد صاحب مطمئن ہوئے خوشی سے بیٹھے تھے۔ نایاب نے ایک نظر سامنے لگے مرر میں دیکھا، وہ چونک سی گئی، آنکھیں بند کیے بیٹھ رہا وہ شخص کوئی اور نہیں، وہ نوفل ہی تھا۔ نایاب کو ایک دم دکھ سا ہوا تھا، وہ جو اس سے نفرت کرنے لگا تھا، زبردستی اس کے سر پر اسے توپ دیا گیا تھا۔ ایک انجان کے ساتھ زندگی گزارنے سے زیادہ نوفل کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ ہی اس کو تکلیف دے گئی تھی۔ وہ کیسے ایسے شخص کے ساتھ رہ سکتی تھی جس پر زبردستی اسے مسلط کیا گیا تھا؟ نوفل بیٹا، نایاب کو اپنے روم میں لے کر جاؤ، عفت بیگم نے برابر میں کھڑے نوفل کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری دکھائی دے رہا تھا۔ ایک منٹ، عفت بیگم نے نایاب کا گونگٹ تھوڑا اوپر کر دیا تھا۔ نایاب نوفل کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ نوفل نے دروازے کا لاک گھمایا۔ اب اندر بھی آ جاؤ۔ نوفل کو اس سے خوف سی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ یوں ہی ابھی تک کمرے کے باہر بت بنی کھڑی تھی، اس لیے نوفل غصے سے پلٹ کر جھنجھلاتے ہوئے بولا، پر اس کا غصہ سامنے گھبراہٹ کے مارے ہاتھ مسلتی نایاب کو دیکھ کر اڑنچو ہو گیا تھا۔ نایاب اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ نوفل اب نایاب کے سائڈ سے نکل کر احمد صاحب کے روم کی جانب چلا گیا، کیونکہ احمد صاحب نے اسے نایاب کو کمرے میں چھوڑنے کے بعد اپنے کمرے میں کچھ باتیں کرنے کے سلسلے میں بلایا تھا۔ دیکھو بیٹا، وہ بچی کسی حادثے میں اپنی سماعت کھو چکی ہے۔ اس وقت مجھے جو سمجھ آیا میں نے وہ کیا، ہو سکے تو بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ بیٹا، اب جب وہ تمہاری بیوی بن چکی ہے تو بیٹا اس کو سزا نہ دو، محبت نہ سہی پر عزت و مان تو تم اسے دے ہی سکتے ہو۔ احمد صاحب کو اپنا فیصلہ توپ دینے پر ندامت سی ہو رہی تھی۔ نہیں ڈیڈ، میں اس کو انشاءاللہ بہت خوش رکھوں گا، آپ فکر نہ کریں، میں اس نایاب کی آنکھ میں کبھی آنسو آنے نہیں دوں گا۔ نوفل نے خوشی سے چہتے ہوئے احمد صاحب سے کہا، آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن۔ احمد صاحب نوفل کو گلے لگاتے ہوئے خوشی سے بولے تھے۔ کمرے کی ہر چیز کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر ایک چیز ترتیب سے اپنی جگہ لگائی گئی تھی۔ سادگی سے سجایا گیا وہ کمرہ نایاب کو بہت سکون دے رہا تھا، لیکن اس کے دل میں اب بھی شور سا سنائی دے رہا تھا۔
वो किसी के ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई थी, ये सोच ही उसको काए जा रही थी। कमरे का दरवाज़ा खोला था। नायाब ने नज़रें फ़ौरन नीचे झुका ली थी। खूबसूरत से लाल जोड़े में सजी वो दुल्हन नोपल को कोई आसमान से उतरी परी लग रही थी। दुआएं ऐसे भी सुन ली जाती है, आज उसको यकीन सा हो गया था। वो अपने कदम उठाता बेड तक आया और अब साइड टेबल से उसने कोई खाकी लिफाफा निकाल कर नायाब के सामने रखा और ख़ुद बाथरूम की तरफ चला गया। नायाब को सामने रखा खाकी लिफाफा देखकर झटका सा लगा। मतलब शादी के पहले दिन ही वो उसको छोड़ने क्या उससे इतनी नफरत करता था? जो शादी की पहली रात ही उसे नायाब ये सोच कर ही कांप गई थी। वो जो खाकी लिफाफे में डिवोर्स पेपर समझ रही थी। धड़कते दिल और कांपते हाथों से बिलाखिर उसने लिफाफा खोल लिया था, पर खाकी लिफाफे से निकले कागज़ ने उसके होश उड़ा दिए थे। एहसास मोहब्बत का मेरी ज़ात पे रख दो, तुम ऐसा करो अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दो। मालूम है धड़कन का तकाजा भी है, लेकिन ये बात किसी ख़ास मुलाकात पे रख दो। यूँ प्यार से मिलना भी मुनासिब नहीं लगता, ये ख्वाब का किस्सा है, इसे रात पे रख दो। इजहार ज़रूरी है तो फिर कह दो ज़ुबां से, ये दिल की कहानी है, रिवायात पे रख दो। ये प्यार की खुशबू में नया रंग भरेगा, एक फूल उठाकर मेरे जज्बात पे रख दो। हर वक्त तुम्हारे ही तस्वुर में रहूँ मैं, जादू सा कोई मेरे ख्यालात पे रख दो। एक मैं कि मेरे शहर में बारिश नहीं होती, एक तुम के मुलाकात को बरसात पे रख दो। मानूंगा शहर तभी कि जब बात बनेगी, इस बार मेरी जीत मेरी माथ पे रख दो। आप इश्क इन महरूमियों का पाबंद ही, वो ज़ात पात काला गोरा कुछ नहीं देखता। जब वो हो जाता है तो वो फिर इंसान को अपना गुलाम बना लेता है, और मैं भी इस इश्क का गुलाम बन गया हूँ। मैं तुमसे जब भी इश्क करता था और अब भी इश्क करता हूँ, बस फर्क इतना है वक्त के साथ साथ मैं इस इश्क में शिद्दत इख्तियार कर चुका हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करना कभी छोड़ ही नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि अब ये सांस ही मुझे तुम्हारे इश्क से रिहा करवा पाए। मेरा जवाब अब भी वही जो पहले था, मैं अब तुम्हारे बिना रहने का तस्वर भी नहीं कर सकता। नायाब नोपल अपनी तुमसे बेपनाह इश्क करने लगा है। नायाब जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी, आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। वो जैसा समझ रही थी नोपल बिल्कुल वैसा ना था। नायाब अब सामने देख रही थी जहाँ नोपल अब जाए नमाज में बैठा दुआ मांग रहा था। चेहरे पर छाया बेतहाशा सुकून नायाब के दिल को पुरसुकून कर गया था। नोपल नमाज ख़त्म करके वापस बेड तक आया। नायाब हाथ में हाथ पकड़ी, आंखों में आंसू लिए नोपल को मोहब्बत से देख रही थी। क्या कोई ऐसी भी शिद्दत से मोहब्बत कर सकता है? आज वो खुद को दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की लग रही थी। नोपल ने नायाब की आंखों से सारे आंसू छीन लिए थे। नोपल का लम्स नायाब को वैसे ही सुकून दे गया था जैसे वो ख्वाब में बुरे बाल वाले शख्स के लम्स पर पुरसुकून हो जाया करती थी। नोपल ने नायाब के माथे पर अपनी पाक मोहब्बत की निशानी दे दी थी। नायाब को तो ये सब एक हसीन ख्वाब जैसा लग रहा था। नोपल की हालत भी उससे कुछ मुख्तलिफ न थी। नायाब रोते हुए नोपल के सीने से जा लगी थी। कहीं न कहीं शायद वो भी उससे खामोश मोहब्बत करने लगी थी। जब तो जवार से शादी करने का फैसला उसे बेचैन कर गया था। नोपल ने अपने सीने से लगी नायाब को बहुत प्यार से देखा, जो अब बच्चों की तरह रो रही थी। मुझे माफ़ कर दो नोपल, मैं तुम्हारी नाराज़गी को तुम्हारी नफरत समझ बैठी। तुम मुझसे प्यार करते रहे और मैं तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या सोचती रही। नोपल ने सीने से लगी नायाब को खुद से अलग किया और अब वो उसके होंठ पर हाथ रख के खामोश करने का इशारा कर गया। फिर नायाब के हाथों को थामे उस पर अपनी मोहब्बत की सबक लगाए। खुद में नायाब को बेंच लिया। नायाब भी नोपल से लगकर पुरसुकून सी होती चली गई। दोनों के बीच गहरी खामोशियाँ ठहरी और आज एक खामोश मोहब्बत अपने तकमील को पहुंच गई थी। इजहार पे बारी है, खामोशी का तकल्लुम, हरफों की जुबां और है, आंखों की जुबां और। संगे मरमर के ठंडे फर्श पर वो दोनों एक साथ बैठे सामने के मंजर से सुकून हासिल कर रहे थे। हल्की हल्की चलती ठंडी हवा, चारों तरफ छाया पुरसुकून सा माहौल उनकी रूह तक को तस्कीन पहुंचा रहा था। रात अपनी तारीकी को चीरती एक नई खूबसूरत सी सुबह में तब्दील हो रही थी। वो दोनों दूर से ही बैठे खाना काबा को देख रहे थे। पिछले 15 दिन से वो यही आए हुए थे और आज उनकी रवानगी थी। पता है नोपल, बचपन से ही मेरा यहाँ आने का दिल चाहता था। पहले बाबा की मसरूफियात की वजह से कभी यहाँ नहीं आ सकी, फिर मेरे साथ हुए हादसे की वजह से मैं यहाँ नहीं आ पाई। शायद उस वक्त अल्लाह नहीं चाहता था कि मैं यहाँ आऊँ, वो चाहता था मैं अपने दिल के हर जख्म से आज़ाद होकर मुतमईन दिल के साथ आऊँ।
میں یہاں آؤں پر شکوہ کرنے نہیں بلکہ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور آج دیکھو اس نے اپنے در پر مجھے تمہارے ساتھ بلا لیا۔ اس سے حسین منظر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرنے والا میرا ہمسفر اور مجھ سے بے تحاشا محبت کرنے والا میرا رب دونوں یہاں ساتھ ہوں۔ نایاب سامنے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔ اب نوپل نے نایاب کی طرف ہاتھ بڑھایا جس کو اس نے فوراً سے تھام لیا تھا، اور وہ دونوں ننگے پیر ٹنڈے مرمر فرش پر چلتے آخری بار خانہ کعبہ کو چھونے اور اس کا آخری دیدار کرنے کی غرض سے اس کی طرف بڑھ گئے۔